चैप्टर 2003 साल द ब्लैक मून प्रीस्ट एंड दी फायर। जैसे ही किसी जीवन को स्वयं की चेतना प्राप्त होती है, क्या वह अब भी क्रिएटर की इच्छा के अनुसार जिएगा? ये एक बहुत ही रोचक प्रश्न है और अधिकांश जीवों का उत्तर है नहीं। डार्क मून एम्पायर, जिसे 7 डेडली सिंस में से रॉथ के पाप समाल ने बनाया था, उन्होंने भी अपने क्रिएटर की इच्छा से गद्दारी करने का चुनाव किया। झंग यी ने आई ऑफ द डेविल में बिताए हुए समय को याद किया। शैडोलेंस की जाति मैमन के स्वप्न से बनाई गई थी। जब भी मैमन जाग जाएगा, वे सब गायब हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि भले ही रेडियंट मून एम्पायर के लोग डार्क मून एम्पायर से शत्रुतापूर्ण हों, लेकिन उनका लक्ष्य समान है, समाल का पुनर्जागरण रोकना। XUNUA AFI मिंग ने इतनी अधिक जानकारी साझा की कि एक पल के लिए झंग यी का मस्तिष्क भ्रमित हो गया। बहुत सारी अव्यवस्थित बातें, और समझ ही नहीं आया कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। कुछ किया भी नहीं जा सकता। आखिरकार दोनों नस्लों का इतिहास इतना लंबा है कि कुछ शब्दों में इसे समझाया नहीं जा सकता। इसलिए झंग यी ने यांग जिंगसिन को इशारा किया कि वो क्या सोचती है। यांग जिंगसिन ने शांत स्वर में पूछा, क्या आपका मतलब है कि फायर सीड के खोने से सील को ठीक से बनाए रखना संभव नहीं रहा, जिसके कारण दरारें उत्पन्न हुई? क्या फायर की इस क्षति की भरपाई का कोई तरीका नहीं? इस बार XUNUA AFI मिंग मौन रह गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी ऐसी बात पर चर्चा नहीं करना चाहती। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद झंग यी और अन्य लोगों की निगाहों के दबाव में अंततः उसने बोलना शुरू किया। 2 तरीके हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों ही अत्यंत कठिन विकल्प है। पहला, डार्क सन फॉरेस्ट में प्रवेश करना और चोरी हुआ फायर ढूंढना। यदि हम उसे शीघ्रता से सिल्वर किंग के सिंहासन तक पहुंचाकर सील की ऊर्जा की पूर्ति कर सकें, तो सील कुछ और समय के लिए जारी रह सकता है। हालांकि डार्क सन फॉरेस्ट हमारे मून पीपल के लिए निषिद्ध स्थान है। चाहे वो रेडियंट मून क्लैन हो या हम डार्क मून क्लैन, जो भी अंदर जाएगा वो समाल की स्पिरिचुअल विल से भ्रष्ट होकर एक अवर्णनीय दानव में परिवर्तित हो जाएगा। वो कुछ क्षण रुकी और फिर सभी ने एक गहरी आह भरी सुनाई दी। दूसरा तरीका है फायर के लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना। यांग जिंगसिन की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। जब वे यहां आए थे, उस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे से युद्ध कर रही थी और उसे अचानक समझ आ गया, मून पीपल का जीवन सही। XUNUA AFI मिंग ने यांग जिंगसिन की ओर स्वीकृति से देखा। चेहरे के भाव स्पष्ट न होने के कारण उसने बस सिर की हल्की हरकत से भाव बताए। हां, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स का उपयोग करके हम अपनी शक्ति को केंद्रित कर सील को मजबूत कर सकते हैं। कम से कम यह भयावह स्थिति को थोड़ा कम करेगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। पूरी तरह फायर की भूमिका को बदलने के लिए कम से कम हमें 10 ब्लैक मून प्रीस्ट्स या मून गार्डियंस रेडियंट मून एम्पायर के का बलिदान करना होगा। झंग यी और अन्य लोग समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि XUNUA AFI मिंग इस विषय पर इतनी दुविधा में थी। ब्लैक मून प्रीस्ट या मून गार्डियन स्पष्ट रूप से दोनों महान साम्राज्यों के सर्वोच्च स्तर के कमांडर थे। ऐसे अस्तित्व कितने मिल सकते हैं? हालांकि झंग यी को ठीक ठीक नहीं पता था कि XUNUA AFI मिंग का एबिलिटी इंडेक्स कितना है, लेकिन वो निश्चित रूप से उससे बहुत अधिक था। अन्यथा किसी थोड़े अधिक स्तर वाले से सामना होने पर उसकी बाई आंख की टाइम रिलेटेड एबिलिटी बेस्ड सिक्स्थ सेंस इतना दबाव नहीं महसूस करती। उसने अनुमान लगाया कि XUNUA AFI मिंग की शक्ति लगभग 50,000 पॉइंट्स झेंग लो के स्तर के आसपास होनी चाहिए। ऐसे स्तर के 10 अस्तित्व फायर सीड की क्षति की भरपाई है तो वाकई अत्यंत चौंकाने वाला है। इस दृष्टि से मैमन की सील में कम खामियां थी। हालांकि वो उस समय 4 नाइट्स के संयुक्त आक्रमण में गंभीर रूप से घायल हुआ था, जब उसने जोरज बरदस्ती सील तोड़ा। लेकिन समाल चांद पर अपने पूर्ण रूप में है, ये सुनने के बाद झंग यी मौन हो गया। इस समय एक ही उपाय था, मरे होने का नाटक करो, वरना
योर एक्सीलेंसी XUANUA AFI मिंग, ये मामला हमारे अर्थलिंग्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं कि हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। दी शितिया सौम्य और सभ्य ढंग से खड़ा हुआ और अपनी सामान्य ठग जैसी मुस्कान के साथ पूछ बैठा। झंग यी ने उसकी ओर गुस्से भरी निगाहों से देखा। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो क्या? बहुत खास हो क्या? उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केवल 2 समाधान हैं, या तो किसी शक्तिशाली अस्तित्व का बलिदान, या डार्क सन फॉरेस्ट में प्रवेश कर फायर सीड वापस लाओ। क्या तुम बलिदान होने को तैयार हो, या उस जगह जाने को जो अज्ञात भय से भरी है? XUANUA AFI मिंग की आवाज वास्तव में उत्साहित हो गई। सच में? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा इस विषय पर झिझक रही थी, लेकिन यदि आप सहायता करने को तैयार हैं, तो मैं पूरे डार्क मून एम्पायर की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। झंग यी ने अपना सिर घुमा लिया। धत्तेरे की इंद्र, अगर यह बेहद झंझट वाला काम हुआ तो जाकर तुम ही मर जाना। झंग यी की खून खींचती नजर से अनजान दी शितिया मुस्कुराते हुए बोला, कृपया बताइए। जैसा कि झंग यी ने पहले ही अनुमान लगाया था, XUANUA AFI मिंग ने दी शितिया और अन्य लोगों को डार्क सन फॉरेस्ट जाकर फायर सीड वापस लाने का निर्देश दिया। दी शितिया ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। पर हमें डार्क सन फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं। क्या आप हमें कुछ जानकारी दे सकती है ताकि हम आगे विचार कर सकें? दिस गाय मूर्ख तो नहीं था, इसलिए उसने तुरंत हामी नहीं भरी। वो ये भी समझता था कि वो झंग यी और समूह के लिए निर्णय नहीं ले सकता, और अगर वो हामी भर भी देता तब भी वे उसकी नहीं सुनते। XUANUA AFI मिंग ने सिर हिलाया और तुरंत ही डार्क सन फॉरेस्ट की जानकारी दी शितिया के स्मार्ट डिवाइस में स्थानांतरित कर दी। दी शितिया अपनी सीट पर लौट आया और सभी की तपती निगाहों के बीच उसने तेजी से जानकारी साझा कर दी। मुझे ऐसे मत घूरो, हम यहां समस्याएं हल करने आए हैं, है ना? यदि दोनों महान साम्राज्यों की समस्या हल नहीं होगी तो पृथ्वी पर संकट समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए उनकी मदद करना मतलब अपनी मदद करना है। झंग यी ने इंद्र की बातों को नकारा नहीं, लेकिन जो व्यापार खुद तुम्हें जोर जोर से पेश किया जा रहा हो, वो अच्छा व्यापार नहीं। भले ही वो कार्रवाई करे, वो केवल तभी करेगा जब सारी जानकारी की पुष्टि हो जाए और परिस्थितियां सबसे सुरक्षित हो। मानो झंग यी और बाकी को सांत्वना देने के लिए XUANUA AFI मिंग बोली, डार्क सन फॉरेस्ट केवल मून पीपल को प्रभावित करेगा और पृथ्वी के लोगों की मेंटल विल को बाधित नहीं करेगा। इसलिए जब आप अंदर जाएंगे, आपको इस विषय में कोई परेशानी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा आप उन पागलों से मिलेंगे जो स्पिरिचुअल करप्शन का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उनकी शक्ति कुछ विशेष नहीं। एक पतित, नीच व्यक्ति को शक्तिशाली कैसे माना जा सकता है? XUANUA AFI मिंग के स्वर में बेशर्म घृणा झलक रही थी। झंग यी ने अपनी नाक को हल्के से छुआ और उत्तर देने से बचा। उन 2 महान साम्राज्यों के लिए वे शायद खतरा न हो, लेकिन शीर्ष मानव विशेषज्ञों का क्षमता स्तर सामान्यतः 3000 पॉइंट्स के आसपास ही है। चैप्टर 2336 द ब्लैक मून प्रीस्ट एंड दी फायर सीड। स्पेसशिप ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जा रही थी। वो एक बहुत बड़े केव के ऊपर से उतरकर एक विशाल अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर गई। स्पेसशिप ने नीली लाइट छोड़ी जिसने उसके आसपास के बड़े क्षेत्र को रोशन किया, मगर केव इससे भी कहीं विशाल था। नीली रोशनी से बाहर सिर्फ मौत जैसा अंधेरा था। उन्हें नहीं पता चला कि कितनी देर तक वो उड़ते रहे, तब जाकर कहीं रोशनी दिखाई दी। इस मून के अंदर एक बेहद बड़ी खाली स्पेस मौजूद थी। पोर्ट होल से बाहर झांककर उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर थी। पूरी स्पेस हल्की रोशनी में लिपटी थी, जहां अंधेरा प्रमुख रंग था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अंधेरे में उभरे हुए थे, जो हराइजन से आगे बादलों की तरह गायब हो जाते थे। ये पहाड़ डार्क क्लाउड्स तक पहुंचते थे और सबसे गहरे अबिस नीचे अनंत तक डूबे हुए थे।
कहीं कहीं पहाड़ इतने पतले थे जैसे स्टोन पिलर्स, जो हजारों मीटर ऊपर उठकर बेअंत अबिस में गिरते थे। ऊपर सिर उठाकर देखने पर गहरे नीले रंग का मून आकाश में टंगा था। ये डार्क मून एम्पायर की टेक्नोलॉजी से बना एक एनर्जी टावर था। यही अंडरग्राउंड क्षेत्र के लिए अकेला लाइट सोर्स था। कुछ देर बाद स्पेसशिप एक ऐसे क्षेत्र में रुक गई जहां कटी-फटी, टेढ़मेढ़ी चट्टानें बिखरी थी। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र कुछ प्राकृतिक डेड कॉर्पसेस से बना था, और इन्हीं पहाड़ों के भीतर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से एक विशाल स्टील सिटी बनाई गई थी। स्पेसशिप लैंड हुई और डार्क ब्लू क्लोक पहने मेड्स व ब्लू मार्किंग्स वाले सोल्जर्स ने उनका स्वागत किया। जब उन्होंने झंगी और उसके साथियों को देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा साफ दिखाई दी। XUNUA AFI मिंग के नेतृत्व में सभी उस स्टील सिटी में दाखिल हुए, जो तैशान जैसी ऊंचाई लिए हुए थी। कैसल के अंदर की स्टाइल कैंग्यून क्लैन से मिलती जुलती थी। बहुत से मशीन्स काम कर रही थी, जो उनकी उन्नत तकनीक को दर्शाती थी। इसलिए रास्ते में बहुत कम लोग नजर आते थे। लू केरन चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करती रही। टेक्नोलॉजी में उसकी दिलचस्पी ने उसे मंत्रमुग्ध कर रखा था, और वो इस सिविलाइजेशन की लेवल भी असेस कर रही थी। कुछ ही देर में वे एक विशाल पैलेस के अंदर पहुंच गए। XUNUA AFI मिंग ने उन्हें मेन हॉल में रुकने को कहा और बोली, आप सब अर्थ से आए हुए विशेष गेस्ट्स हैं। मैं अब बाकी 6 ब्लैक मून प्रीस्ट्स को बुलाकर आपके स्वागत की व्यवस्था करती हूं। डार्क मून एम्पायर में कुल 7 ब्लैक मून प्रीस्ट्स हैं। ये शाइनिंग मून एम्पायर के 7 मून गार्डियंस के संतुलन में है। झंगी और बाकी लोग हॉल में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। लंबे समय बाद सचमुच 4 महिलाएं डार्क ब्लू प्रीस्ट रोब्स पहने वहां पहुंची। उनके चेहरे पूरी तरह काले थे, मानो दिखाई न देते हों। झंगी अनुमान लगा सकता था कि अगर ये भी द्रिग जायंट गॉड के ड्रीम की क्रिएशन है, जैसे गोस्ट रियल्म, तो शायद उनके अंदर की शक्ति आइडेंटिकल हो सकती है। इसलिए ये विचित्र बदलाव हुआ। सभी महिलाएं थी, क्योंकि उनके वस्त्र बेहद सुंदर और लहराते लंबे रोब्स के थे। टाओइस्ट यिन यांग थ्योरी के अनुसार मून यिन से जुड़ा है, इसलिए शायद सभी ब्लैक मून प्रीस्ट्स महिलाएं थी। आज जंग यी अब टाओइस्ट थ्योरीज को हेरेसी की नजर से नहीं देखता, बल्कि उनसे दुनिया को समझना सीखता है। वो आज भी वैंग शोरिंग की नदी फिलॉसफी ऑफ माइंड बार बार पढ़ता है। झंगी केवल उनके वस्त्रों से पहचान पा रहा था। रोब समान थे, पर उनमें हल्के फुल्के फर्क थे। विशेषकर उनके हेड्रेस और हेयर स्टाइल्स अलग थे। उनके आते ही सब लोग खड़े हो गए। अर्थलिंग्स ने डार्क मून एम्पायर के सभी ब्लैक मून प्रीस्ट्स को प्रणाम किया। झंगी ने सिर झुकाकर कहा। वो थोड़ा हैरान था, 7 होने चाहिए थे, फिर सिर्फ 4 क्यों? XUNUA AFI मिंग ने कुछ बातें उनसे कही, फिर बोली, हाल के दिनों में मून स्टार पर बहुत घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए हाई प्रीस्ट, सेकंड प्रीस्ट और 5th प्रीस्ट नहीं आए। हम 4 ही अर्थ के गेस्ट्स का स्वागत करेंगी। उसने सभी का एक एक परिचय करवाया। उनमें एक प्रीस्ट बाकी सबकी तुलना में ऊंची थी, जिसकी लंबी सिल्वर हेयर लगभग पैरों तक जाती थी। उसके पीछे तीसरी प्रीस्ट शैडो मून थी, जिसके पीछे एक विशाल नीला क्रेसेंट मून था। एक और ब्लैक रोब में लिपटी महिला, जिनके बालों में पीछे की ओर छोटा नीला क्रेसेंट शेप ऑर्नामेंट लगा था। ये 4th प्रीस्ट नाइटमेयर मून फेदर थी। जब XUNUA AFI मिंग सबका परिचय करवा रही थी, झंगी को अचानक एक हॉस्टाइल नजर महसूस हुई। ये 7वीं प्रीस्ट थी, जिसका अभी परिचय नहीं हुआ था। जैसे ही वो हॉल में आई, उसकी नजरों का केंद्र सिर्फ झंगी था, सूक्ष्म विरोध के साथ। झंगी को नहीं पता कि क्या वो उसे अर्थ से बिलोंगिंग होने के कारण नापसंद करती है, या उसने दोनों देशों की ट्रूप्स पर हमला किया था इसलिए। उसका सिर अधिकांश सिल्वर क्लोक से ढका था, और उसके ऑर्नामेंट्स और भी भव्य थे। एक नीले हेलो ने काले पूर्ण मून को घेर रखा था। XUNUA AFI मिंग ने उसका परिचय करवाया। शी युए यान,
डार्क मून एम्पायर की 7th प्रीस्ट। झंग यी ने सभी को प्रणाम किया और अपने साथियों का परिचय करवाया। ये अर्थ के विभिन्न देशों के शक्तिशाली लोग हैं, सलादीन, इंद्र, मोरना। और फिर हाथ जोड़कर बोला, और मैं हुएक्सू किंगडम का सबसे शक्तिशाली, हुएक्सू लोगों का गार्डियन डेटी, जियांगनन रीजन का अनक्राउंड किंग, तियनहाई सिटी का क्रिएटर, मैनकाइंड का पायोनियर, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का एक्सप्लोरर, केओस। उसके बोलते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गई। दी शितिया और बाकी इसे देखकर गुस्से से आंखें तरेरने लगे, जबकि 4 ब्लैक मून प्रीस्ट्स और भी ध्यान से झंगी को देखने लगी। सब बैठ गए तो एक्सयूएनयूए एफआईमिंग ने मून की बेसिक स्थिति समझानी शुरू की। 3rd प्रीस्ट शैडो मून कुछ बेचैन दिखाई दी। उसने पूछा, सम्मानित अर्थ गेस्ट्स, क्या आप डार्क सन फॉरेस्ट में जाकर आग बीज, फायर वापस ला सकते हैं? झंग यी चुप रहा और बड़ी सफाई से दी शितिया को आगे कर दिया। जुबान तुमने चलाई थी, अब जवाब भी तुम ही दो। दी शितिया ने आंखें घुमाई मगर अनुभवी अंदाज में बोला, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें आपस में विचार विमर्श आवश्यक है। संयोग से हमारी टीम का एक और हिस्सा अभी रेडिएंट मून एम्पायर में है, हमें पहले उनके साथ मिलकर चर्चा करनी होगी। 3rd प्रीस्ट ने अफसोस भरी आवाज में कहा, समझ गई, और मैं ये समझ सकती हूं। तभी अचानक झंग यी ने एक रिक्वेस्ट रखी, हम कुछ दिन मून में घूमकर स्थिति जानना चाहते हैं, साथ ही डार्क सन फॉरेस्ट और ल्यूनर रिफ्ट भी देखना चाहेंगे। क्या यह संभव है? ये सुनते ही 7th प्रीस्ट एक्लिप्स मून यान की ठंडी आवाज गूंजी, तुम हमारी पूरी मून स्टार टेरिटरी की जांच करना चाहते हो? तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? शुरू से ही झंग यी को 7th प्रीस्ट की हॉस्टिलिटी महसूस हो रही थी और अब उसका स्वर और भी ठंडा हो गया था। चैप्टर 2337 द ब्लैक मून प्रीस्ट एंड द फायर सीड 3। वो बस शांत चेहरे के साथ अपना सिर उठाकर सामने खड़ी 4 ब्लैक मून प्रीस्ट्स की ओर देखता हुआ बोला, अगर हम पर्याप्त जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे तो बिना सोचे समझे कदम उठाना आत्महत्या नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है आप सब ये बात अच्छी तरह समझती है। एक्लिप्स मून यान ने ठंडी हंसी की, दुनिया का अंत पास है। ये मत सोचो कि हमें पता नहीं कि तुम अर्थ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारी हर गतिविधि हमारी निगरानी में है। पिछले कुछ सालों में तुमने कई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस को नष्ट कर दिया है ना? क्या बात है? कहीं तुम इस बड़ी आर्मी को यहां भी हमें मिटाने के लिए तो नहीं लाए? एक्लिप्स मून यान के शब्द बेहद कठोर थे और उनमें खुली हुई दुश्मनी झलक रही थी। वो बाहरी सभ्यताओं के प्रति बहुत सतर्क थी। स्पष्ट था, वो एक्सयूएनयूए एफआईमिंग की तरह स्वीकार नहीं करती। हॉल का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। झंग यी ने भौहें सिकोड़कर शांत स्वर में कहा, अगर ल्यूनर रिफ्ट न उभरता जो हमारी सर्वाइवल को खतरे में डाल रहा है, तो हम यहां क्यों आते? हमने ल्यूनेरियंस की शक्ति देखी है। वे इतने हिंसक नहीं कि मरते मरते तुमसे भिड़ जाए। एक्सयूएनयूए एफआईमिंग भी समझाने लगी, शी यूए यान, इतनी संवेदनशील होने की जरूरत नहीं। डार्क सन फॉरेस्ट में प्रवेश करने के लिए हमें अन्य सभ्यताओं की मदद चाहिए। बाकी 2 प्रीस्ट्स ने भी समर्थन किया। हम उस टेरिटरी में कदम नहीं रख सकते बिना उनकी मदद के। क्या हम सच में 5 लोगों का बलिदान देना चाहेंगे? ब्लैक मून प्रीस्ट्स कुल 7 थी। अगर 5 बलिदान होने हो तो यहां मौजूद 4 में से किसी की भी बारी लग सकती थी। एक्लिप्स मून यान ने अपनी चौड़ी रोब के नीचे से हाथ उठाया और अपनी पतली उंगली झंग यी की ओर कर दी। लेकिन ये आदमी, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर समाल की ऑरा है। बस ये शब्द निकलते ही पूरे पैलेस का वातावरण भारी हो गया। 4 प्रीस्ट्स की नजर झंग यी पर टिक गई। सिर्फ एक नजर, और झंग यी ने भारी दबाव महसूस किया। खासकर तीसरी प्रीस्ट, उसकी लाइफलेस आंखें काले चेहरे की गहराई से झंग यी को देखती तो उसे व्हाइट ड्रैगन प्रिंस का सामना करने जैसा एहसास होता। हिलना डुलना तक मुश्किल। दी शितिया
और बाकी लोग भी झंग यी को अजीब नजरों से देखने लगे। पर वे एक्लिप्स यान की बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे। झंग यी तो मून जाने का समय भी मुश्किल से निकाल पाता है, अर्थ ही उसके लिए सरदर्द है। सलादीन ने मानते हुए कहा, अर्थ पर हमने डीमन गॉड मैमन की सील को रीइंफोर्स किया था। शायद उस समय उसकी ऑरा ने हमें छू लिया। वास्तव में मैं भी उस ऑपरेशन में शामिल था। एक्लिप्स मून यान ने झंग यी को घूरते हुए कहा, नहीं, तुम उससे अलग हो। तुम्हारे अंदर द्रिग जाइंट गॉड की प्योर शक्ति है। ये ओरिजिन पावर के अत्यंत निकट है। अब झंग यी भी हैरान रह गया। वो मैमन के इनर वर्ल्ड में गया था और वहां से मैमन द्वारा निर्मित बीइंग्स की शक्ति को एब्जॉर्ब किया था। क्या वही कारण था? तीनों प्रीस्ट्स लंबे समय तक झंग यी को घूरती रही, मानो अंधेरे में छुपी विशाल आंखें उसके भीतर झांक रही हों। पर कुछ देर बाद वो ठंडा दबाव अचानक गायब हो गया। थर्ड प्रीस्ट ने कहा, सेवेंथ प्रीस्ट, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। मुझे इसके अंदर फॉलन अपोसल का कोई निशान नहीं दिखाई देता। भले ही इसकी शक्ति समाल के निकट है, पर यह उससे जुड़ा नहीं है। झंग यी उलझन में पड़ गया। ये सब हो क्या रहा है? लगता था कि तीनों और सातों प्रीस्ट्स के पास कोई विशेष क्षमता है, लेकिन उसका क्या संबंध है समाल से? एक्लिप्स यान जिद पर अड़ी रही। भले ही इसका समाल से संबंध हो या न हो, इस समय मून पर कोई संदिग्ध व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने झंग यी और दूसरों को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम लोग यहां और रुकना चाहते हो तो इसे अभी अर्थ वापस भेजो। यह सुनकर झंग यी ने बेबसी से अपनी नाक रगड़ी। अरे भाई, क्या सचमुच तुमको लगता है मैं यहां घूमने आया हूं? अगर तुमने सील को खतरे में न डाला होता तो मैं यहां झांकता भी नहीं। यांग एक्साइन तुरंत बोली, यह थोड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जिसके बारे में आप कह रही हैं वो हमारे प्लैनेट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर हमने इसे खो दिया तो हमारी कुल कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। आखिरकार XUNUA एफियामिंग ने आगे बढ़कर शी युए यान को समझाया, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। हमें उनकी शक्ति पर निर्भर रहना होगा। क्या तुम सच में थ्रोन के लिए फ्यूल की तरह जलना चाहोगी? शी युए यान कुछ देर ठिठकी। वो मान गई, लेकिन झंग यी को ठंडी चेतावनी दी, बेहतर होगा कि तुम कुछ भी अनचाहा न करो। मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहेंगी। इस छोटे से हंगामे के बाद झंग यी का रुचि वही खत्म हो गया। वो खड़ा हुआ और बोला कि वे रेडियंट मून एम्पायर की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। XUNUA एफियामिंग मजबूरन झंग यी और बाकी को जाने देने लगी। क्षमा करें, हाल ही में मून पर अत्यधिक तनाव है। अगर हम स्पार्क नहीं ढूंढ पाए तो हम सब सब्स्टिट्यूट्स के रूप में मरने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए सेवेंथ प्रीस्ट थोड़ी अधीर हो गई। आप पहले मूनलिट एम्पायर जाए, पर कृपया वापस जरूर आए। मैंने आपके लिए रहने की जगह तैयार करवा दी है। मून स्टार की रातें बहुत ठंडी होती हैं। झंग यी ने XUNUA एफियामिंग को धीमी आवाज में धन्यवाद दिया, लेकिन स्पेसशिप से विदा करवाने का प्रस्ताव मना कर दिया। ऑल्टरनेट डायमेंशन खुलते ही उनकी अपनी स्पेसशिप प्रकट हो गई। ड्रीमर के पास एक छोटा एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट भी बैकअप में था। उन्हें रास्ता याद था, इसलिए वे खुद जा सकते थे। डार्क मून एम्पायर की टेरिटरी छोड़ते हुए झंग यी लगातार डार्क सन फॉरेस्ट की जानकारी पढ़ता रहा। सूचना के अनुसार वहां दो सबसे खतरनाक बातें थी। पहली, समाल की मेंटल पोल्यूशन ल्यूनेरियंस के लिए घातक, पर अर्थलिंग्स पर बेहद सीमित प्रभाव। दूसरी, डार्क सन फॉरेस्ट में बहुत से मेंटली करप्टेड मून पीपल भटकते हैं, जो किसी भी घुसपैठिए पर हमला करते हैं। ये पढ़कर झंग यी ने दी शितिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे ओल्दी, अभी थोड़ी देर पहले काफी बहादुर बने हुए थे। झट से मदद करने का वादा कर दिया। किसी को भी लगता कि जिम्मेदारी तुम्हारी है। झंग यी बात करते समय बिल्कुल विनम्र नहीं था। उसकी वर्तमान शक्ति इंद्र पर आसानी से नियंत्रण रख सकती थी। इंद्र ने हेल्पलेस होकर हाथ फैलाए। उस परिस्थिति में मैं और क्या कह सकता था?
इसके अलावा मेरी सहमति अकेले सभी की राय नहीं दर्शाती। और तुम्हारे पास अभी कोई बेहतर सुझाव है क्या? झंग यी ने आंखें घुमाई। चलो रेडिएंट मून एम्पायर पहले देखें। आखिर उसके चेहरे पर एक मायने भरी मुस्कान उभरी। कौन जाने डार्क मून एम्पायर हमें झूठ बोल रही हो, और भले ही वो सच कह रही हो, झंग यी को पूरा विश्वास था कि वे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।